बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, कि किसी भी मादा के साथ जब रेडिएशन का इंट्रैक्शन होता है तो क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। याद रहे कि लास्ट टाइम हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी किया था और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट की तरतीब हमारी ये थी कि हम उसके पहले पार्ट के अंदर डिस्कस करते थे कि एक्सपेरिमेंट क्या है और उसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, जबकि उसके दूसरे पार्ट के अंदर जाकर हम उन रिज़ल्ट को मॉडर्न और क्लासिकल फिज़िक्स इन दोनों थ्योरीज़ के साथ एक्सप्लेन करते थे। हम इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर के अंदर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड करेंगे, फिर उन रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे ऑन द बेस ऑफ मॉडर्न एंड क्लासिकल फिजिक्स। इंतहाई आसान चीज़ें हैं। इसकी बुक के अंदर जो तरतीब है, लेक्चर के अंदर मैं उसकी तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे करूँगा, यानी रिटन राइट करते हुए आप उसकी तरतीब जो है वो फिर जैसे मर्जी रख लीजिए। बुक में जिस पैटर्न के थ्रू लिखा हुआ है हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। बच्चों, स्टार्ट करते हैं इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का पहला पार्ट, और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें कि ये क्या डिफाइन इस आर्टिकल को करेंगे, इस आर्टिकल में हम वन लाइनर डिक्लेयर करें तो क्या है, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल किया जाता है तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है जब भी उसके ऊपर लाइट फॉल की जाती है। मसलन मेरे पास ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर मैं जैसे ही लाइट को फॉल करूंगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और उस अमल को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं कि emission of electrons from metal surface when suitable frequency of light fall on it। जब हम एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है। इस अमल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लफ्जी मतलब भी यही है। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से निकला है कि जब इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से एमिट होते हैं तो इस अमल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। बच्चों, इसके अंदर जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है वो ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी का जिक्र है। ये चीज़ ये शो करती है कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या हर लाइट जो है वो मैटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। सिर्फ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट ही ये काम कर सकती हैं और वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाती हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने को जो डिवाइस कंस्ट्रक्ट करनी है वो किस तरह की है। कंस्ट्रक्शन, हम एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब कंसिडर करेंगे।
ये मेरे पास एक ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर इस तरीके से मैं बेंड करके एक मेटल प्लेट रख दूंगा। ये मेरे पास प्लेन मेटल प्लेट है। इस प्लेन मेटल प्लेट को इस तरह से बेंड करके यहां पर लगा दूंगा और वो मेटल प्लेट कैथोड के तौर पर अमल करेगी। दिस मेटल प्लेट इज कैथोड। इसके सामने ये मेटल प्लेट है, इस तरह से मैंने रखी तो इसका सामने वाली सरफेस आपको नजर आ रही है। इसके सामने एक रॉड रखा हुआ है, वो रॉड की भी आपको सामने से बस टिप नजर आ रही है। वो रॉड इस मेटल प्लेट से कुछ फासले पर है और ये एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है और दो वायर्स लगाकर इस ग्लास ट्यूब से ये बाहर निकाल ली गई। इन वायर्स को चेक करना है कि जब लाइट फॉल की जाए तो क्या करंट फ्लो करती है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहां पर अप्लाई करते हैं एमीटर। सीरीज में लगाया गया एमीटर ये करंट की मेजरमेंट के लिए होता है। फिर बच्चों हम इसको इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें बनानी है हमने वो ये है कि हम इसके अंदर कोई भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर फिर भी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। वैसे तो हमें पता है कि करंट फ्लो करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक सोर्स ऑफ करंट को यूटिलाइज करें। एंड सोर्स ऑफ करंट में भी बैटरी हो सकती है, जनरेटर हो सकता है, सोलर सेल हो सकता है, थर्मोकपल हो सकता है और एनी काइंड ऑफ डिवाइस दैट कैन फ्लो करंट। लेकिन इसके अंदर हम कोई भी करंट फ्लो कराने वाली सोर्स ऑफ करंट को नहीं जोड़ेंगे। हमने एक प्लेट ली, उसके सामने एक मेटल रॉड रख दिया। मेटल की प्लेट के सामने पड़े हुए मेटल रॉड को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया और उस वायर की सीरीज में एमीटर लगा दिया और एनोड और कैथोड के पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ दिया जो वोल्टेज की मेजरमेंट करेगा। ये हमारा इस डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करने का फार्मूला है। यानी इस तरीके से हमने वो डिवाइस बनाई है कि इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है लेकिन वोल्टेज और करंट मेजर करने वाली डिवाइसेस लगाई और वो हमें शो करेंगी कि इसमें वोल्टेज और करंट फ्लो कर रहे हैं। होता कुछ यूं है कि इसके अगर हम वर्किंग की बात करें तो इसके ये डायग्राम मैंने अभी कंप्लीट बनानी है। इस डायग्राम के अंदर कुछ पार्ट मैंने मिस किया हुआ है, वो मैं लेटर ऑन बनाऊंगा। तो पहले वर्किंग की तरफ चलते हैं, इतने पार्ट की वर्किंग को स्टडी कर लेते हैं। वर्किंग होता कुछ यूं है कि जब आप एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की ही बात कर लेते हैं, बाद में नॉन सूटेबल की तरफ आएंगे। When I fall a suitable frequency of red light, तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं? मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं एंड दे मूव टूवर्ड्स द किसकी तरफ मूव करते हैं? उस रॉड की तरफ मूव करते हैं। यानी वैसे तो उस मेटल प्लेट और रॉड के दरमियान में फासला है, लेकिन जब आप लाइट को उसके ऊपर फॉल करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके एनोड के ऊपर आ जाते हैं और एनोड यहां पर किसी भी पॉजिटिव के साथ नहीं लगा। मैंने जस्ट इसको एक सिंबल के तौर पर लिया। मेटल प्लेट के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, इसलिए उसको मैंने कैथोड का नाम दे दिया। और सामने पड़ा हुआ रॉड फिर एनोड के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देगा। तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसके ऊपर आ जाते हैं? उस रॉड के ऊपर। बच्चों आम तौर पर ऐसा कुछ नहीं होता। मसलन आपने एक दो चीजों को दूर रखा हुआ है, इसके दरमियान में करंट की फ्लो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि अगर एक आपने मेटल प्लेट के सामने एक रॉड इस तरह से रख दिया और उस मेटल प्लेट के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल की, तो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट को छोड़कर रॉड के ऊपर जंप कर जाएंगे और जंप करते ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि एनोड और कैथोड मैंने जस्ट सिंबॉलिकल लिए हैं। एनोड का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या कैथोड का मतलब ये नहीं है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है इसलिए इसको कैथोड का नाम दे दिया, और ये उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको एनोड का नाम दे दिया। तो हमने इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आए तो इधर पॉजिटिव छोड़ आए, इधर नेगेटिव आ गए, क्योंकि वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो लाइट की फॉल करने से ये यहां से जंप करके इधर आ गए। फिर क्या हुआ, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर ने मेजर कर लिया, और इतनी देर में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आके सोचते हैं कि हमें तो पॉजिटिव चार्ज को जाके कैंसिल करना है, लेकिन ये वापस नहीं जा सकते, क्योंकि एनोड मैंने जो रखा था वो एक बारीक रॉड रखा था एज कंपेयर टू मेटल प्लेट। कैथोड की मेटल प्लेट से ये बारीक था, इसलिए इसके ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जंप होकर नहीं जाएंगे जितनी जल्दी उस सरफेस को छोड़कर आए। तो फिर क्या होगा, इनके पास एक हल है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे तो एमीटर करंट डिटेक्ट कर लेगी, और यहां से मूव करके जाकर इसको कैंसिल कर देगी। उतनी देर तक लाइट मजीद इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलने लगा। तो ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बगैर किसी वोल्टेज सोर्स के आपने करंट फ्लो होता हुआ देखा। तो बच्चों ये प्रोसेस हम वर्किंग के अंदर किस तरह से लिखेंगे, हम कहेंगे कि when suitable frequency of light fall on metal surface, then emission of electron can be detected by flow of करंट। जो प्रोसेस मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया उसमें करंट की फ्लो है, और वो करंट की फ्लो हमें शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलकर ऑनवर्ड मूव कर रहे हैं। अब मेटल सरफेस जितनी ज्यादा, चूंकि इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन की पहचान करंट मेजर करने वाली डिवाइस ही बता सकती है, जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे। करंट की डिटेक्शन बताएगी कि लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ इस तरह का ड्रॉ करते हैं कि हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करते हैं। हम सोचते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा निकालने के लिए सामने पड़ी हुई प्लेट के सामने पड़ा हुआ जो एनोड है उसके ऊपर मजीद पॉजिटिव चार्ज दिया जाए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। इस सोच को मद्देनजर रखते हुए मैंने एनोड के साथ, ये वाली वायर एनोड की जा रही है, इस एनोड की वायर के साथ मैंने एक रियोस्टेट लगाया। रियोस्टेट इसलिए लगाया ताकि वेरिएबल वोल्टेज सोर्स बन जाए, और इसके साथ बेटे मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव इधर है, यहां पर भी पॉजिटिव होगा, यहां पर भी पॉजिटिव आएगा। फिर इसकी जो दूसरी साइड है वो किसके साथ कनेक्ट कर दी, कैथोड के साथ, ताकि मेरा मानना ये था, मैं पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कैथोड को जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होकर एनोड की तरफ चले जाएंगे। तो मैंने नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां से अप्लाई कर दिया, इस चीज को, इसको मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा कि नेगेटिव कैथोड पर जाएगा और पॉजिटिव एनोड पर जाएगा। एनोड बिकम as more positive as when a rheostat give a larger voltage। जब रियोस्टेट ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज देगी तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो रियोस्टेट इज अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, रियोस्टेट। अब बच्चों क्या होगा, इस चीज को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर लेके जाता हूं। तो हम कहते हैं कि ग्राफ between current and voltage।
विद करंट और वोल्टेज के दरमियान में मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। वो ग्राफ हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दे। मैंने चूंकि बताया था कि ये पहला पार्ट है, इसके अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे। वो रिजल्ट ऐसे क्यों आते हैं, इस चीज की परख जो है वो हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में जाकर करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि बैटरी की वोल्टेज बदलने से करंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ था। मैंने ये जब ऑब्जर्व किया कि मेरे पास करंट अलोंग वाई एक्सिस एंड वोल्टेज अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने बताया था कि बैटरी अप्लाई करने से पहले आप बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे। ये बाहर से अप्लाइड वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज नहीं है जो लाइट के फॉल करने से डिटेक्ट हुई थी, ये अप्लाइड वोल्टेज है। हम यहां पर असर जानना चाहते हैं कि अगर बाहर से अप्लाई की गई वोल्टेज एनोड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बना दिया जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये हमारा गुमान था। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये शो कर चुका है कि बैटरी के बगैर भी करंट निकलना पॉसिबल है। जब आप लाइट फॉल करते हैं, यहां पर मैं ये नहीं ब्लू वाली डायग्राम अभी नहीं बनाई थी, तो उसमें मैंने डायरेक्ट करवाया था कि इलेक्ट्रॉन निकलकर मूव करते हैं और करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब है कि जीरो वोल्टेज जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो करती है, इसलिए मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से, करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बच्चों, आप जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे आपकी करंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि आपने एनोड को पॉजिटिव से पॉजिटिव कर दिया, आपका ख्याल था कि कैथोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करंट रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज यू इंक्रीज द वोल्टेज मोर एंड मोर पॉजिटिव एट एनोड। आप एनोड पर जितनी ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज करते जा रहे हो उससे करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाकर चेक करूं। बच्चों, मैंने दोबारा वोल्टेज को जीरो किया, अप्लाइड वोल्टेज को, बैटरी को हटा दिया, और जहां पे मैं 3 लाइट रेज फॉल कर रहा था वहां पे मैंने 6 लाइट रेज फॉल करना शुरू कर दी, जिसका मकसद है कि लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब हम पिछले ही लेक्चर में ले चुके हैं कि आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं प्लांक्स अजम्पशन की, कि उसने ये बताया था कि एक जो लाइट होती है इट इज कंपोज बाय स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो जैसे मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज की तो मैंने ये देखा कि जीरो वोल्टेज पर ही ज्यादा करंट निकलने लग गई। फिर मैंने मजीद पॉजिटिव बढ़ाकर देखा कि शायद अब करंट के ऊपर कोई फर्क आए, लेकिन एनोड की मजीद पॉजिटिव वोल्टेज किसी काम ना आई। इट मींस कि एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाने की बजाय हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो हमारी करंट ज्यादा हो जाएगी। तो ये इंटेंसिटी I1 पे करंट है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट 2 पर है, तो इंटेंसिटी I2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी I1। तो जिस पर करंट आपके पास ज्यादा हो जाती है, करंट एट हायर इंटेंसिटी इज लार्जर देन द करंट एट लोअर इंटेंसिटी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ग्राफ मैंने वोल्टेज और करंट के दरमियान में बनाया, लेकिन बाय वेरिएबल इंटेंसिटी, वेरिएबल इंटेंसिटी से। मैं चूंकि ये सारा एक्सपेरिमेंट इकट्ठा चलाना चाहता हूं ताकि हम चीजों को कंक्लूड कर सकें। मकसद हमारा यह है कि पहले पार्ट के अंदर समझा जाए कि एक्सपेरिमेंट क्या है। जब एक्सपेरिमेंट हमें समझ आ जाती है तो दूसरे पार्ट के अंदर हम उनके रिजल्ट को एक्सप्लेन करना आसान समझते हैं। तो बच्चों, इसके रिजल्ट को भी साथ साथ कंक्लूड करते हैं और लिखते हैं कि इसका रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिजल्ट्स क्या है? हम इसका पहला रिजल्ट ये मानते हैं नंबर 1 पे जो है कि व्हेन इंक्रीज द इंटेंसिटी of light, then increase current that shows larger emission of इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ही ज़्यादा एमिशन होती है जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो। बच्चों जब हम इसी ग्राफ को, अभी इस ग्राफ का एक पार्ट रहता है, मैंने बताया था कि मैं बुक की तरह नहीं चलूंगा कि सारी चीज़ें एक ही दम कंप्लीट करके अगले पे जंप करूं। हमें इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से समझना है, हम हर चीज़ को बदल बदल कर देखने की कोशिश करेंगे। अब हम अगले पार्ट में क्या करते हैं कि इस वोल्टेज को दोबारा जीरो कर देते हैं और एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी, ये मैंने इंटेंसिटी की वेरिएशन के साथ की, इंटेंसिटी मतलब होता है लाइट की शिद्दत ज्यादा कर देना। अब हमने करना है इसमें कि इसकी इंटेंसिटी को बदलकर फ्रीक्वेंसी को बदलकर देखना। तो बच्चों जब हम फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन लेके आते हैं तो ये अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, और ये वो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस के ऊपर और अप्लाइड वोल्टेज एक्स एक्सिस के ऊपर। मैंने क्या किया, मैंने इन 6 को हटाकर रेड लाइट को इस्तेमाल करते हुए, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन के अंदर सबसे कम होती है, तो इस रेड लाइट की मैंने 3 रेज को इसके ऊपर फॉल किया। तो बच्चों जैसे ही 3 रेज को फॉल किया, वो ही पहले वाला एक्सपेरिमेंट, तो आई ऑब्जर्व दैट कि 0 वोल्टेज पर ही इतनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग गई। ठीक है, और ये मेरे पास उस वक्त रेड लाइट थी, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी को मैं कह लेता हूं F1, तो ये निकली है F1 के ऊपर। अब मैंने इंटेंसिटी को नहीं बदलना, मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज करके यही एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करना। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि रेड लाइट की 3 रेज के ऊपर जो मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 वोल्टेज पर थी, वोल्टेज बढ़ाने पर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इसको, इसका दूसरा रिजल्ट भी लिख सकते हैं, एज you make more positive anode, it cannot change the emission of electrons। ये इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन पर कोई फर्क नहीं डाल सकता, इसलिए करंट रिमेन कांस्टेंट बाय इंक्रीजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। बच्चों अब आप फ्रीक्वेंसी को बदल लें, फ्रीक्वेंसी को मैं बदलकर, मैं इंटेंसिटी को चेंज नहीं करूंगा, मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा। मैंने रेड लाइट की बजाय ग्रीन लाइट की 3 रेज को फॉल किया। जब मैंने पहले भी 3 रेज को फॉल किया था, अब भी 3 रेज को फॉल किया, तो इसका मतलब यह है कि मैंने इंटेंसिटी को सेम रखा, कलर बदलने की वजह से मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। जब मैंने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया तो पता चला कि मेरे पास 0 वोल्टेज पर उतनी ही करंट आ रही थी रेड लाइट पर जितनी ग्रीन लाइट पर आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी बदलने पर करंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, फोटो एमिशन सेम रही। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो इंटेंसिटी बदलने से बदल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बदलने से उनके अंदर कोई फर्क नहीं आता। F2 इज ग्रेटर देन F1, तो मैंने F2 कौन सी फ्रीक्वेंसी रखी है, वो ग्रीन कलर की रखी है,
और F1 फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड कलर की रखी है। दोनों वेव्स, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये रेड से लिख सकता हूं मैं कि F1 फ्रीक्वेंसी यानी रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी से। जिस फ्रीक्वेंसी के बदलने का चेंज जब हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि सेम एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हो रही है। अब बच्चों इस चीज को हम मजीद बेहतर बनाने के लिए हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की तरफ चलते हैं कि अगर हम इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो क्या किया जाए, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हम उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करना चाहते हैं। अभी तक दो बातें हमारे सामने आई हैं। एक बात यह है कि फ्रीक्वेंसी बदलने से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी बदलने से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो सकते हैं, यानी इंटेंसिटी इंक्रीज करने से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। अब हम इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लाइट की वजह से निकल रहे हैं। उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है और वो किस तरीके से फाइंड करनी है। बच्चों मैं दो तरीके आपके सामने रखता हूं। किसी चीज की एनर्जी फाइंड करनी हो तो या तो वो एनर्जी की वैल्यू आपने खुद दी हो तो आपको पता होगा कि इसके पास इतनी एनर्जी है, लेकिन ये लाइट इसके ऊपर जो आपने एक्सपोज की है इस लाइट की वजह से इनको एनर्जी मिली है। अब वो एनर्जी हमने चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेकर उस मेटल सरफेस से बाहर आते हैं। तो इसके लिए बेटे हम क्या करते हैं, हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। चूंकि ये एनर्जी हमें नहीं पता कि हमने कितनी इनको प्रोवाइड की है। दूसरा मेथड है कि अगर किसी चीज के पास आपने एनर्जी चेक करनी है तो बहुत आसान वे है, आप उस चीज को रोकने की कोशिश करें, उसके ऊपर वर्क करें। जितना वर्क आप उसको रोकने की कोशिश में करेंगे वो आपको उतने ही वर्क के साथ अपोज करेगी। तो वो अगर हम रोकने में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रोकने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी एनर्जी और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर आ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे बात है कि हम दो गाड़ियों का मुकाबला करवाते हैं, इन दो गाड़ियों के दरमियान में रस्सी बांधते हैं, इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। अगर ये गाड़ी खींच लेगी इसको तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी पावर ज्यादा, अगर ये खींच लेगी तो इसकी पावर ज्यादा। लेकिन अगर ये स्टॉप रहेंगी, स्टैटिक रहेंगी, तो इन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। तो हम इसको किस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं बच्चों, हम इन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि कैथोड से निकलकर एनोड पर आ रहे हैं, एनोड पर इन इलेक्ट्रॉन को रिपेलिंग फोर्स के जरिए इसको रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रुकते चले जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चूंकि ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप भी करेंगे। अब क्या होगा कि एक वक्त आएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जंप करके एनोड पर आते चले जाएंगे। लेकिन एक वक्त ये आएगा कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनको आगे से रोकने वाली ताकत जो है वो उसके बराबर आ चुकी है। अब उसका जंप करना जो है वो मुश्किल होगा, तो उस वक्त इलेक्ट्रिकल करंट स्टॉप हो जाएगी, फोटो एमिशन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन हम ये वर्क करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए? बहुत आसान है, जस्ट चेंज द पोलैरिटी ऑफ योर बैटरी। याद रखें कि ये मैंने डायग्राम सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अंदर यूज करनी है, असल डायग्राम आपकी यही है, तो इसलिए मैं इसको अलग से बना देता हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर एक कैथोड है, इसके अंदर एक एनोड है। कैथोड को आपने यहां पर एक एमीटर लगाया ताकि करंट चेक की जा सके, और इसमें यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाया है ताकि वोल्टेज को चेक किया जा सके। और हम एनोड को
एक रियोस्टैट के साथ जोड़ देंगे और एनोड को अब मैं जोड़ूंगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि अब मैंने निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो बच्चों एनोड को जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल दोगे यूजिंग वेरिएबल बैटरी, इस असल डायग्राम में और सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए जो आपने एक सर्टेन चेंज करनी है, उसमें यही फर्क है कि आपने बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, एनोड को अब नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। अब इसके ऊपर लाइट फॉल करें, जब आप इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को आगे एक रिपेलिंग फोर्स मिलेगी बाय द नेगेटिव चार्ज, तो वो रुकेंगे। फिर क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो वो फिर जंप करके नोड पर आ जाएंगे और करंट फ्लो होगी, तो हमें पता चलेगा अभी भी इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं। फिर हम और ज्यादा रियोस्टैट के साथ वोल्टेज नेगेटिव कर देंगे। जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाओगे नोड के ऊपर, एक वक्त आएगा कि आपकी नेगेटिव वोल्टेज जो आपने एनोड पर बनाई है वो इतना वर्क कर रही है कि इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दे रही, तो उस वक्त आपका किया गया वर्क और इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी ये बराबर आ चुके। बेटे इलेक्ट्रॉन ने जंप करके आना है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपकी रोकने वाली वर्क से ज्यादा होगी तो वो जंप कर जाएंगे। एक वक्त आएगा कि आपका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, तो जब उस काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी वो हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, वो उसके बराबर आ जाएगा वर्क डन, तो उन इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, स्टॉप कर देगा वो वर्क। तो उस वक्त बेटे आपकी इमिशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाएगा। ये सारी थ्योरी जो मैंने बोली है ये आपने लिखनी है। मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देता हूं। जो आपने वर्क किया है, वर्क बाय वोल्टेज, बच्चों आपका वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, वो आपने एक वेल नोन इक्वेशन पढ़ी हुई है जो हर चैप्टर में तकरीबन आ जाती है, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। इससे आपने वर्क किया। अब आपने वर्क किया है इलेक्ट्रॉन के खिलाफ। जिस मैक्सिमम वोल्टेज से आपने इलेक्ट्रॉन को रोका उसको V नॉट बोल देते हैं, तो डेल्टा V की जगह V नॉट आ जाएगा, चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये वो पोटेंशियल है जिसने इलेक्ट्रॉन को रोका, इसलिए इसका नाम रख देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो असल में आपने इस वर्क डन की वजह से, EV नॉट की वजह से उन इलेक्ट्रॉन को रोक लिया। अब EV नॉट कोई आम वर्क नहीं है, ये वो वर्क है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन भी निकलकर नहीं आ सका। तो इट मींस टू से कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम उसको यहां पर एक्सप्रेस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर होगा। तो दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एट दैट टाइम व्हेन नो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो उस वक्त बेटे ये EV नॉट के बराबर होगी। तो हम V नॉट पोटेंशियल को मेजर करेंगे कि हमने कितना नेगेटिव पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई किया, जो कि अप्लाइड वोल्टेज का हमें पता होगा। तो उस पोटेंशियल को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब इसको करने के लिए आपने बैटरी की पोलैरिटी को बदला था, और जब काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा आपका वोल्टेज वर्क डन, तो उस वक्त जो वोल्टेज आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, चूंकि उसने करंट को रोक दिया। बच्चों अगर हम इसको इन दोनों ग्राफ के अंदर यूज करें तो असल में हमने अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी बदली है, तो हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आना होगा। यानी हमारा अगला ग्राफ, ये ग्राफ कंप्लीट करने के लिए हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस की वोल्टेज को देखना है, चूंकि अब आपने पोलैरिटी रिवर्स कर दी। तो ये ग्राफ बताता है, पहले हम इंटेंसिटी की वेरिएशन वाले ग्राफ को देखते हैं, फिर बेटे हम आएंगे फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन वाला, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। जब हम इंटेंसिटी को वेरी करते हैं एट टू डिफरेंट इंटेंसिटीज, इंटेंसिटी मैंने बताया था कि जहां पर 3 रेज है वहां पर 6 कर दो तो इंटेंसिटी बदल जाएगी। इंटेंसिटी को वेरी करके हमने देखा कि जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रुकना शुरू हो जाते हैं, करंट कम होना शुरू हो जाती है, और एक वक्त आता है कि करंट 0 हो जाती है। जब करंट 0 हो जाएगी उस वक्त जो वोल्टेज होगी उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देंगे।
फिर आप हायर इंटेंसिटी पर भी ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दैट कि हायर इंटेंसिटी का और लोअर इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, जो ये शो कर रहा है कि इंटेंसिटी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल तब्दील नहीं होता। रुकिए, ये पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा और सोचिए कि अगर इंटेंसिटी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह रहा है तो इंटेंसिटी बदलने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे हाथ लगा। हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी बदलने से फोटो एमिशन ज्यादा तो हो गई, करंट इंक्रीज तो हो गया, लेकिन उसकी एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कैसी बात हो सकती है? इस बात की अभी हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन ग्राफ जो ट्रेस कर रहा है हम उसको रिजल्ट में लिख लेते हैं और फिर इसको क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसका रिजल्ट लिखते हैं कि इंटेंसिटी वेरिएबल जो है, वेरिएबल इंटेंसिटी डज नॉट चेंज द इलेक्ट्रिकल करंट, के इंटेंसिटी वेरी करने से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होती, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो बाय वेरिएबल इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी पर बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फिर हम यही चीज जब फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन पर लेके आते हैं, यानी पहले मैंने रेड कलर से एक एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा करूंगा, और उस रेड कलर से जो एक्सपेरिमेंट किया उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेक करने के लिए, यानी काइनेटिक एनर्जी चेक करने के लिए कि जब मैंने रेड लाइट फॉल की थी इसके ऊपर, तो उस वक्त उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आया V0। ठीक है, इसको मैं V1 कह देता हूं, दिस इज V1। और जब मैंने यही ग्रीन लाइट के लिए किया तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ डिफरेंट आया, एंड इंटरेस्टिंग दैट कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। इट मींस कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब बच्चों ये है कि उन इलेक्ट्रॉन को रोकना उतना ही मुश्किल होगा, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाए। तो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि फ्रीक्वेंसी ने पहले ये शो किया था कि फ्रीक्वेंसी बदलने से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फर्क पड़ रहा है। यानी फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिसाइडेड द नंबर ऑफ एमिशन इलेक्ट्रॉन, बल्कि फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। जब आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा देकर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी। इसी तरह यह बात इस तरह से है कि इंटेंसिटी बदलोगे तो इंटेंसिटी ज्यादा करने से तादाद इलेक्ट्रॉन के निकलने की ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इंटेंसिटी अगर आपने बदली है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो तमाम इलेक्ट्रॉन की, ज्यादा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी और कम निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी, तमाम की एनर्जी जो है वो सेम है। बच्चों, ये दो डिफरेंट बातें हैं। इसका मतलब यहां से हमें समझ आता है कि एनर्जी और इंटेंसिटी ये इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, यहां पर जो चीज शो हो रही है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज, ये सिर्फ इस स्पेसिफिक केस की बात कर रहा हूं कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होती, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलने से एनर्जी बदल जाती है। तो जैसे हमने वो पॉइंट लिखा था कि व्हेन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन इंक्रीज करंट, दैट शोज दैट द लार्जर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम कहते हैं कि जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो फोटो एमिशन इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो व्हेन इंक्रीज द frequency of light, then kinetic energy of emitted electron
इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है? इंटेंसिटी बदलने से काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बदलती? फ्रीक्वेंसी बदलने से काइनेटिक एनर्जी क्यों बदल जाती है? ये एस्पेक्ट्स आपके रिजल्ट की डिस्कशंस हैं जो पार्ट 2 में आएंगे। अब जो एक चीज और ऑब्जर्व इस लेक्चर के अंदर हमने की कि हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर ली, ये भी देख लिया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा करते जाओगे उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जब हमने फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किया तो पता चला कि काइनेटिक एनर्जी असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ये इसका रिजल्ट आता है। लेकिन जब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग था। यानी मैंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी को बदल बदल कर ये एक्सपेरिमेंट किया तो काइनेटिक एनर्जी बदल रही थी। तो जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को देखा, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर मैंने फ्रीक्वेंसी ली, वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया। तो बच्चों मैंने ऑब्जर्व किया जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जो जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पर टच करता है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब है इस जगह पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 शो कर रही है कि नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आप उससे भी कम फ्रीक्वेंसी करोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में हो जाएगी, जो कि 0 ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, इसलिए मैंने ये डॉटेड से शो किया। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। तो जिस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए उस फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं, दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 0 और वहां पर कोई इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, और बिलो द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी इसमें 5वें पॉइंट पर लेके आते हैं कि बिलो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी emission of electrons is not possible। यानी 0 emission होती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पे भी। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये देखा गया कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर, चूंकि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई एंड 0 काइनेटिक एनर्जी शो दैट कि कोई इलेक्ट्रॉन अब जंप करके नहीं आ सकता। मैंने इंटेंसिटी को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की, लेकिन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की ज्यादा इंटेंसिटी, आप फर्क समझ रहे हैं? इंटेंसिटी बदलने का मतलब लाइट का कलर बदलना, और इंटेंसिटी बदलने का मतलब कि लाइट की शिद्दत बदलना। मैंने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की और लाइट बहुत ज्यादा रोशन कर दी लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। लेकिन मैंने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा की और बहुत डिम लाइट फॉल की तो तब भी इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। ये एस्पेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसा क्यों है ये हमें समझ नहीं आएगी अभी, ये पार्ट 2 की बात है, लेकिन हम लिख लेते हैं इसको कि बिलो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी high intensity of light cannot emit electron,
और अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अ स्मॉलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन इमिट इलेक्ट्रॉन। ये अगला पॉइंट आप लिख लीजिएगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखें, द फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिकम जीरो, उसको बेटे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय द मेटल सरफेस, यानी जिस मेटल के ऊपर आप कैथोड, जिसका कैथोड बनाया है उस मेटल सरफेस की नेचर पर डिपेंड करेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड बाय या डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल सरफेस। वो मेटल सरफेस की नेचर पर डिपेंड करेगी। ये बेटे हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हमें शो कर रहे हैं कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़रूरी होती है। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी काम की नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करवाएगी। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट बेशक डिम हो, कम इंटेंसिटी की हो, वो लाइट इमिट करेगी, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी। ये चीज़ हमें यहाँ पर डेफिनेशन में शो होती है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये जिक्र हमने सूटेबल फ्रीक्वेंसी का इसलिए किया था क्योंकि इसमें एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आनी थी एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो हमें ये शो कर रही है कि उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करवा सकती। बच्चों ये था इसका पहला पार्ट, इसको अच्छे तरीके से समझिए, इसके रिजल्ट्स को लिखिए और इन रिजल्ट्स को इंशाल्लाह हम अगले पार्ट के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ मॉडर्न एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।